दोस्तों, आज हम आपके सामने संविधान के जो टॉपिक्स चल रहे हैं उन्हें लेकर फिर से उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पुराने वीडियो में जो अब तक हमने संविधान पढ़ा है उसमें हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे और इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ है। इसके अंतर्गत हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, उसके बाद 1781 का अमेंडमेंट एक्ट देखा, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा और उसके बाद क्रमशः 1786 का एक्ट देखा और 1793 का चार्टर एक्ट देखा। 1793 के चार्टर एक्ट तक हमने बात कर ली थी। आज के क्लास में हम 1813 के चार्टर एक्ट की बात करेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ कंपनी पर तो प्रत्येक 20 वर्ष में एक अधिनियम लाने की बात की गई, जिसमें कंपनी के जो अधिकार पत्र के द्वारा उसके अधिकार को, उसके व्यापारिक अधिकार को, उसके प्रशासनिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता था। 20 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया था। मैंने इसकी हिस्ट्री में आपको बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो जो वहाँ की महारानी थी उनके द्वारा 15 वर्ष के व्यापार का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। 15 वर्ष पश्चात जब जेम्स द्वितीय वहाँ के राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, तो वो इस अधिकार को असीमित समय के लिए बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको पूरी कहानी बताते हुए बताया था कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ती है और वो ब्रिटिश सरकार के पास जाती है और ब्रिटिश सरकार द्वारा उसके कंपनी के कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनके बढ़ते धन को देखकर और उनके बढ़ते प्रभुत्व को देखकर कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है। और पहली बार चार्टर एक्ट के द्वारा 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश संसद है या राजा हैं वहाँ के, वो इस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसमें यह भी प्रावधान किया जाता है कि प्रत्येक 20 वर्ष में एक ऐसा एक्ट लाया जाएगा जिसमें समीक्षा की जाएगी और यदि नियमों और कानूनों में कुछ बदलाव करने हैं तो उसका भी प्रावधान किया जाएगा। इसी के तहत हमने फिर आगे के जो प्रावधान हैं वो देखे थे, आगे के एक्ट देखे थे, जिसमें 1773 के बाद जो एक्ट लाया गया था 20 वर्ष पश्चात 1793 में, और 1793 के एक्ट तक हमने लास्ट वीडियो तक बात कर ली थी। आज के एक्ट में हम फिर से 20 वर्ष बाद लाया गया एक एक्ट देखेंगे जिसे हम चार्टर एक्ट 1813 के नाम से जानते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट को पढ़ने से पहले कुछ इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इसका एक कारण तो यही था कि 1813 वो समय था कि 20 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और कंपनी के अधिकार पत्र को फिर से बढ़ाना था, मतलब अगले 20 वर्ष के लिए उसे फिर से व्यापार करने की अनुमति दी जानी थी। उसी लिए यह चार्टर एक्ट लाया गया था। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में तब तक एक और काम हो गया था कि 1740 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, जिसके फलस्वरूप जो ब्रिटेन है वह उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान देता है। वहाँ पर औद्योगिकीकरण होते हैं, बहुत से उद्योग लगाए जाते हैं, जिससे वहाँ का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो काफ़ी बढ़ जाता है और उसे बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाज़ार की आवश्यकता होती है। लेकिन इसी समय उसका युद्ध हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट से, जो कि फ्रांस में एक क्रांति करता है और जितने भी क्षेत्र हैं उसे जीतने की कोशिश करता है। इसी क्रम में उसका युद्ध होता है ब्रिटेन से, और ब्रिटेन से युद्ध होता है तो वो डायरेक्ट युद्ध में उनसे हार जाता है। तो वह एक नीति लागू करता है जिसे हम महाद्वीपीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं या फिर कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेज के नाम से जानते हैं, जहाँ पर वह बाकी के जो क्षेत्र रहते हैं उनसे यह अपील करता है कि वह ब्रिटेन को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति ना दें। इसमें उसके साथ फ्रांस के साथ रूस और स्पेन भी शामिल होते हैं, जो कि एक बड़ा व्यापारिक बाजार होते हैं। अब ब्रिटेन के सामने यह समस्या खड़ी हो जाती है कि वह अपने उत्पादों को कहाँ पर बेचे। इसलिए 1813 वह समय होता है जब उसे एक चार्टर एक्ट लाना होता है। तो वह इस चार्टर एक्ट में ऐसे प्रावधान करता है जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके। उन्हीं प्रावधानों को हम अधिकतर इस चार्टर एक्ट में देखते हैं। तो चार्टर एक्ट की बात करते हैं 1813 की। इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई कि ये क्यों लाया गया, क्योंकि एक तो 20 वर्ष पूरे होने वाले थे, दूसरी बात ब्रिटेन को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, क्योंकि बाकी के क्षेत्रों में जहाँ पर अब तक व्यापार हो रहा था वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसी से संबंधित एक्ट हम देखते हैं कि पहला प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में जो किया जाता है वो है कि
मैंने आपको बताया कि 20 वर्ष पूर्ण हो गए थे, तो पहला काम यही किया जाता है कि 20 वर्ष के लिए अधिकार को बढ़ा दिया जाता है कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए, अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब 20 वर्ष और निर्बाध रूप से भारत में यह कंपनी शासन करेगी, व्यापार करेगी। लेकिन इसके व्यापार को इस बार सीमित कर दिया जाता है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत सारी और भी व्यापारिक कंपनियां थी जिन्हें अब भारत में व्यापार करना था, इसलिए यह आवश्यक था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके अधिकारों को सीमित किया जाए। इसलिए इसके अधिकारों को सीमित करके यह कर दिया जाता है कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एक अधिकार समाप्त हो जाता है। अभी तक केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर व्यापार कर सकती हैं। तो पहला प्रावधान यही हुआ कि उसके अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन अब उसकी मोनोपोली नहीं रह गई। अब वह केवल इकलौता ऐसी व्यापारिक कंपनी नहीं थी जो यहाँ पर व्यापार कर सकती है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सी कंपनियाँ थी जो अब भारत में व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा दूसरा प्रावधान ये किया गया कि इसके व्यापारिक अधिकार को समाप्त करते हुए, व्यापारिक अधिकार समाप्त तो किया गया लेकिन दो प्रावधान उसे अभी भी दिए गए। दो क्षेत्रों में उसे अभी भी अधिकारिता प्रदान की गई। पहला क्षेत्र था चाय के व्यापार के लिए। ठीक है, वो भारत में चाय का व्यापार करता था, उसे सुरक्षित रखा गया। चाय का व्यापार अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय के व्यापार को संचालित करेगी। दूसरा प्रावधान इसी में किया गया कि चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ अब भी व्यापार, क्योंकि पूरे पूर्वी देशों के साथ व्यापार की बात हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसलिए अभी भी चीन के साथ व्यापार को उसको एक अधिकार दिया गया। अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी कंपनी थी जो चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, बाकी कंपनियों को यह अनुमति नहीं थी कि वह चीन के साथ व्यापार कर सके। दूसरा कि वह चाय के व्यापार पे भी एक अधिकार प्राप्त था, तो बाकी कंपनियां चाय के व्यापार में भी शामिल नहीं हो सकती थी। ये दोनों प्रावधान इसकी पृष्ठभूमि से जुड़ते हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रावधान हमको देखने को मिलता है वो कहता है कि भारत के साथ व्यापार हेतु सभी ब्रिटिश कंपनियों को मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। मतलब उन्हें इसके एवज में कुछ देना नहीं पड़ता था, मतलब फ्री में उनको मार्केट दिया गया। ठीक है, इसके एवज में उनको मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। मुक्त व्यापार मतलब उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा प्रावधान किया गया कि जितने ईसाई मिशनरी थे जो यहाँ पर आके बस गए थे अपने व्यापार के लिए, अब उन्हें अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए छूट प्रदान की, उसकी अनुमति प्रदान की गई कि अब वे भारत में रहकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो भारतीयों को अपने धर्म में दीक्षित कर सकते हैं। ऐसी अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई। इसके अलावा पांचवा जो प्रावधान किया गया वह शिक्षा का प्रावधान किया गया कि अब भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, और यह भी प्रावधान किया गया कि प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता हम पढ़ेंगे आगे चलकर, मैं आपको आर्टिकल्स भी बताते चलूँगा जब ये आएगा तब। तो अभी ये समझिए कि ये धर्म के प्रचार की जो स्वतंत्रता है पहली बार हमें कहाँ देखने को मिलती है? 1813 के चार्टर एक्ट में, जहाँ पर ईसाई मिशनरियों को, जितने भी ईसाई मिशनरी थे उन्हें अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। जैसा कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी होता है कि किसी धर्म को, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसी के एवज में हम जितनी यात्राएं निकालते हैं, जैसे मुहर्रम में निकलती है ना, या फिर राम जन्म के समय निकलती है, परशुराम जन्म के समय निकलती है, तो वो सब यात्राएं किस बेस पे निकलती हैं? अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और वो अधिकार पहली बार हमें देखने को मिलता है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी प्रकार हम शिक्षा पर व्यय का प्रावधान आज भी अपने बजट में देखते हैं कि शिक्षा के लिए कुछ व्यय दिया जाता है। ये पहली बार कब दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट में। तो ये जो प्रावधान है वो हमें 1813 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलते हैं। यही आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रावधान आपको रटे हुए होने चाहिए।
आपको समझने के बाद इन चीज़ों को रटना भी पड़ेगा। जैसे मैं प्रभाव आपको बताते जा रहा हूँ, आप अलग से प्रभाव भी नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता हमको पहली बार 1813 में देखने को मिल रही है, जो कि ईसाइयों को दी गई। ठीक है, शिक्षा पर जो आज भी बजट में प्रावधान किए जाते हैं वो हमको 1813 के अधिनियम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको प्रभाव भी अपने देखते चलने हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगला जो चार्टर एक्ट आना है इसके 20 वर्षों के पश्चात आना है, मतलब कब आएगा? 1833 में। तो इसीलिए 1813 के बाद हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना एक स्थान है जो कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के मध्य पड़ता है। ये एक ऐसा स्थान था जैसे कि हम कहीं रास्ते में जाते रहते हैं और थक जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है रिफ्रेशमेंट के लिए कि हम वहाँ पर जाएं, चाय नाश्ता कर लें, ऐसी जगह। ऐसा ही एक बीच में एक द्वीप है। जब हम यूरोप से निकलकर पूर्वी देशों की यात्रा करते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि हम अपने जहाज़ को जो लेकर जा रहे हैं उसे कुछ समय के लिए विराम अवस्था में रखें। ठीक है, चाहे उसके भोजन के लिए कह सकते हैं, चाहे उसकी ज़रूरतों के लिए कह सकते हैं, जो भी हो वहाँ पर रुकना आवश्यक हो जाता था क्योंकि इतनी लंबी यात्रा एक बार में तय करना पॉसिबल नहीं था। तो सेंट हेलेना जो द्वीप था वो ऐसी जगह थी जहाँ पर ये यूरोपीय रुकते थे। यहाँ पर पहले पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था, बाद में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब 1833 में क्या होता है कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में रहता है सेंट हेलेना द्वीप, इसे अब जो वहाँ के शासक हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के जो शासक होते हैं, वो अब अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए इस एक्ट के द्वारा ये जो सेंट हेलेना द्वीप है अब वो ब्रिटिशर्स के, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना रहकर वह वहाँ के शासक के हाथों में चला जाता है। इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? सेंट हेलेना द्वीप। ये वही द्वीप है जहाँ पर 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके रखा जाता है, उसे बंदी बनाकर रखा जाता है और 1821 में इसी द्वीप में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। इसलिए भी यह सेंट हेलेना द्वीप महत्वपूर्ण है। इसे ब्रिटिश राजा को कब प्रदान किया गया? 1833 में। इसलिए चार्टर एक्ट को, 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहते हैं। तो सेंट हेलेना एक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 1833 में जो ब्रिटिश राजा थे उन्हें सौंप दिया गया था। इसके अलावा 1833 में और क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं यह याद रखिएगा। यदि पृष्ठभूमि की बात की जाए तो पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी कि क्योंकि प्रत्येक 20 वर्षों में चार्टर एक्ट लाना था, इसलिए यह लाया गया था और इसके द्वारा फिर से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर ये प्रावधान मैं लिखा नहीं हूँ, पर यह हर चार्टर एक्ट के साथ होता जाएगा कि 20 वर्षों के लिए उसके अधिकार पत्र को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा था 1813 के चार्टर एक्ट में कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और बाकियों के लिए मुक्त व्यापार की व्यवस्था की गई थी। जो कि बाकी ब्रिटिश कंपनियां थी उनके लिए केवल चाय और चीन के साथ व्यापार के लिए जो उनको एकाधिकार प्राप्त थे उन्हें यथावत रखा गया था। लेकिन 1833 के जो एक्ट आता है चार्टर एक्ट, उसमें यह व्यवस्था की जाती है कि अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त किए जाएंगे। मतलब अब उसके चाय के व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार थे उसे भी एक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक इकाई बना दिया जाता है। तो 1833 के एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अब वह एक व्यापारिक कंपनी से एक प्रशासनिक कंपनी के रूप में बदल जाती है। यह इसका पहला प्रावधान है कि कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा इसमें प्रावधान किया जाता है क्योंकि अब व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई है, अब उसका पूरा ध्यान किस में होगा? प्रशासन में होगा। तो अब वह पूरा प्रशासन केवल बंगाल में ना कर वो अब कहाँ पर प्रशासन करेगी? पूरे भारत में जहाँ पर भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये शासन करेगी। इसलिए यह इस क्षेत्र पहली बार जो है यह ब्रिटिश क्षेत्र जो है उन्हें क्लासीफाई किया जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। ठीक है, अभी तक किसके पास शक्ति थी? बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में।
बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो बाकी जो गवर्नर थे जैसे मद्रास और मुंबई के गवर्नर उनके अधीन होते थे, ठीक है, लेकिन उनके पास भी अधिकार थे। अब क्या किया जाएगा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये पहला प्रावधान कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और सभी नागरिक और सैन्य अधिकार किसको दे दिए गए? भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए गए, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए गए। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपसे बार बार पूछा गया क्वेश्चन है तो आप इसे याद रखिएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? भारत का गवर्नर जनरल याद रखिएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल हमने देखा था, ठीक है। अब हम कहाँ पर आ गए हैं? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसे सभी नागरिक और सैन्य अधिकार प्रदान किए जाएंगे। वहीं मद्रास और बम्बई के जो अब गवर्नर थे उनसे विधिक अधिकार ले लिए गए, उन्हें वंचित कर दिया गया विधिक अधिकारों से। अब वह कोई भी विधि नहीं बना सकते थे, बल्कि अब विधि बनाने का अधिकार किसे दे दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को। अब केवल भारत का गवर्नर जनरल ही सारी विधियां जो कि भारत के लिए बनाई जानी है उसके लिए अधिकारी होता था, ठीक है। तो अब विधि कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। इसी प्रकार जो BOC और BOD बनाए थे हमने, कोर्ट ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दो चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है, पहले के प्रावधानों में। अब उन दोनों का कार्य व्यापार ना होकर क्या हो गया? प्रशासन करना हो गया। भारत का जो गवर्नर जनरल है उन दोनों के अंडर में काम करता है, BOC और BOD। यदि अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा BOC और BOD क्या होता है, ठीक है। अब ये गवर्नर जनरल उनके अधीन है, भारत का गवर्नर जनरल BOC और BOD के, और भारत का गवर्नर जनरल सभी अधिकार हैं उसके पास विधिक अधिकार कि वो इससे संबंधित कानून या नियम बना सकता है यदि। लेकिन ये जितने भी कानून बनाएगा, ये बात याद रखिएगा कि ये जितने भी कानून बनाएगा वो BOC और BOD किसको बताएंगे? ब्रिटिश संसद को बताएंगे, ठीक है। और ब्रिटिश संसद यदि चाहेगी तो उन कानूनों में बदलाव कर सकती है। अभी भी जो अधिकार हैं वो मुख्य अधिकार किसके पास हैं? ब्रिटिश संसद के पास है, राजा के पास है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये तो उनके एवज में शासन कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रहा है जो भारत का गवर्नर जनरल है। ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? वहाँ के राजा के, ब्रिटिशर्स जो राजा हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसको अब पूरे अधिकार दे दिए गए हैं, विधिक अधिकार। सभी विधियाँ अब किसके द्वारा बनाई जाएंगी? भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, ना कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल। पहले हमने देखा था कि जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे वो अपने क्षेत्र के लिए विधि बना सकते थे, लेकिन सर्वमान्य विधि का किसकी होती थी? बंगाल के गवर्नर जनरल की। यदि बंगाल का गवर्नर जनरल चाहे तो उनमें बदलाव कर सकता था, लेकिन अब जो भारत का गवर्नर जनरल है वही विधि बनाएगा और वो पूरे क्षेत्र पर लागू होगी जो भी ब्रिटिश के कब्जे में है। अगला प्रावधान इस पे देखते हैं कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको मैंने आपको बताया कि संपूर्ण भारत के लिए विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया कि अब उसके अलावा कोई भी विधि नहीं बना सकता, भारत का गवर्नर जनरल ही विधि बनाएगा। आगे देखते हैं कि हम जो भारत का गवर्नर जनरल है, अब इसकी जो कार्यकारी परिषद थी, हमने देखा था 1773 के अधिनियम में, वहाँ पर उसकी परिषद में 4 सदस्य थे। 1784 के अधिनियम में उसके 1 सदस्य को कम कर उसके सदस्य संख्या को 3 कर दिया गया था। लेकिन 1833 के अधिनियम में फिर से एक विधिक सदस्य की नियुक्ति कर दी जाती है, एक विधिक सदस्य की नियुक्ति कर दी जाती है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, जो कि उसे विधिक सलाह देने के लिए लाया जाता है, यह विधिक सदस्य, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक विधिक सदस्य की नियुक्ति की जा रही है, एक विधिक सदस्य की 1833 में। इस प्रकार से फिर से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 4 लोग हो गए, ठीक है, 3 अन्य और एक विधिक सदस्य। इसी अधिनियम के तहत विधि आयोग की रचना की जाती है, विधि आयोग बनाया जाता है, विधि आयोग का गठन किया जाता है और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड मैकाले। आज के परिदृश्य में भी हमें विधि आयोग देखने को मिलता है। इसकी पहली बार संकल्पना हमें देखने को मिलती है 1833 के चार्टर एक्ट में, जहां पर पहली बार विधि आयोग का गठन किया जाता है और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है कि पहला विधि आयोग कब बनाया गया
और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर एक्ट में बनाया गया और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। इससे संबंधित जो 7वां प्रावधान किया गया वो था कि इस एक्ट में लाया गया कि दास प्रथा, सती प्रथा और ठगी प्रथा, इन तीनों प्रथाओं के विरुद्ध कानून बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। जैसा कि आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आंदोलन चलाया गया और इस सती प्रथा, ठगी प्रथा को बंद किया गया कर्नल स्लीमन की सहायता से। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे भारतीय इतिहास तो आपको राजा राम मोहन का नाम आएगा, जहाँ पर उन्होंने सती प्रथा और ठगी प्रथा के विरुद्ध कार्य किया था और भारत से सती प्रथा और ठगी प्रथा को कर्नल स्लीमन की सहायता से यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया था। इसी के लिए प्रावधान करना आवश्यक था कि इसके संबंधित कुछ कानून बना दिया जाए ताकि दोबारा ऐसी प्रथाएं प्रचलन में ना आए। इसलिए 1833 के अधिनियम में सती प्रथा, ठगी प्रथा और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और यह कहा गया कि अब से कोई भी सती नहीं होगा, कोई भी ठगी नहीं की जाएगी और कोई भी दास नहीं रख सकता है, दास के रूप में किसी को भी नहीं रखा जाएगा। ये प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। इसका जो अंतिम प्रावधान है, 8वां प्रावधान, हमें देखने को मिलता है कि पहली बार ब्रिटिश कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों में भारतीयों की नियुक्ति की गई। पहले ही नियुक्ति की जानी थी खुली प्रतियोगिता के माध्यम से, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हस्तक्षेप के कारण संभव नहीं हो सका। इसलिए पहली बार ये नियुक्तियां किस प्रकार से दी गई, मनोनयन के द्वारा, जिसे गवर्नर जनरल कहेगा उसे कंपनी में स्थान दिया जाएगा, लेकिन यह स्थान देने के लिए किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर या रंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा पहला प्रावधान हमें देखने को मिलता है 1833 के चार्टर एक्ट में। यही प्रावधान जब हम देखेंगे भारतीय संविधान के तहत तो हमें समानता के अधिकार में ये पांचों चीज़ें पढ़ने को मिलेगी कि हम वहाँ पर भी समानता स्थापित करने के लिए जन्म स्थान के आधार पर, जाति, धर्म, वंश क्रम के अनुसार विभेद नहीं कर सकते हैं। इस प्रावधान को कहाँ पर जन्म लेते देखते हैं हम 1833 के चार्टर एक्ट में। इस प्रकार से ये था 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके प्रावधान आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगला चार्टर एक्ट हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसे अंतिम चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद और चार्टर एक्ट नहीं लाए जाएंगे। मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट क्यों लाया गया था। पहला ही चार्टर एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जो हमने कंपनी पर हमको नियंत्रण स्थापित करना था और उसको अधिकार प्रदान करना था, और ये अधिकार हमने हर 20 वर्ष के लिए उसे प्रावधान किए थे। ठीक है, ये प्रावधान 20 वर्षों के लिए ही होता था और 20 वर्षों के बाद इसे रिन्यू किया जाता था, फिर से उसके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाता था, रिन्यू किया जाता था। इसलिए 73 के बाद 93 के बाद हम 13 का चार्टर एक्ट देते हैं, फिर 33 और 33 के बाद हम 53 का देखते हैं। लेकिन 53 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब कंपनी के लिए 20 वर्ष का अधिकार पत्र नहीं लाया जाएगा, बल्कि कंपनी जब तक यह व्यवस्था चला सकती है तब तक उसे यह अधिकार दिया जाएगा। जिस समय ब्रिटिश संसद को ऐसा लगता कि अब व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पा रही है तो उससे ये अधिकार वापस ले लिए जाते। इसलिए अब वो 20 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। इसलिए और ये किस चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसलिए यह कहा गया कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो अंतिम चार्टर एक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब इस चार्टर एक्ट में प्रावधान क्या किए गए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पहली बार इस एक्ट के द्वारा जो अब तक प्रशासन किया जा रहा था उसमें विधायिका और कार्यपालिका को पृथक किया गया। यहाँ पे पहला प्रावधान है गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया। जो हम आज की विधायिका और कार्यपालिका देखते हैं इसकी संकल्पना जन्म यहीं से लेती है, क्योंकि गवर्नर जनरल ही विधायिका और कार्यपालिका दोनों का कार्य कर रहा था, प्रशासन भी वह कर रहा था और नियम भी वह बना रहा था। विधायिका क्या कार्य करती है और कार्यपालिका क्या कार्य करती है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम भाग 5 के दौरान करेंगे। विधायिका का मुख्य कार्य होता है नियम या कानून बनाना, और कार्यपालिका का मुख्य काम होता है उस नियम या कानून जो आप बनाए हैं, विधायिका के द्वारा जो बनाया गया है उसे लागू करवाना। यह कार्यपालिका का कार्य है। ये दोनों का कार्य कौन कर रहा था अब तक,
हमारा गवर्नर जनरल कर रहा था, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। अब 1853 का जब एक्ट आता है तो इन दोनों कार्यों को पृथक कर दिया जाता है। किस प्रकार से कर दिया जाता है कि जब गवर्नर जनरल की परिषद कोई नियम या विधान बनाएगी तो उसमें 12 सदस्य होंगे। इसमें अलग से सदस्यों को नियुक्त किया गया, जो कि सदस्य कहाँ से नियुक्त हुए थे, तो 12 सदस्य थे। उनमें से जो 6 सदस्य स्थायी रूप से जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके सदस्य थे, और जो 6 सदस्य थे वो विधायिका के लिए ही लाए गए थे। मतलब जो विधायिका का निर्माण किया जा रहा था उसी के लिए विधायी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। उनकी संख्या थी 6। ये 6 विधायी सदस्य तभी भाग लेते इस गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह कोई विधान बना रहा होता। तो उसके लिए किसकी नियुक्ति की गई, विधायी सदस्य की। और ये कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। ये 6 सदस्य कौन कौन थे, तो पहला सदस्य बंगाल का मुख्य न्यायाधीश था। दूसरा सदस्य जो कलकत्ता में हम न्यायालय खोले थे, सर्वोच्च न्यायालय 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय बना था उसका एक न्यायाधीश, ठीक है, बंगाल का एक मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। इसके अलावा बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा, ये 4 जगहों के प्रांतों के प्रतिनिधि, ठीक है, ये 4 प्रांत थे ब्रिटिशर्स के अंतर्गत जहाँ पर शासन कर रहे थे ब्रिटिशर्स। वहाँ पर प्रतिनिधित्व शासन को लिया गया, मतलब वहाँ से प्रतिनिधि बुलाए गए जो कि उन प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्हें भी मौका दिया गया गवर्नर जनरल की परिषद में भाग लेने का, और वो विधायी परिषद के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हुए। किस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। तो पहला प्रावधान हमें देखने को मिलता है, गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। संपूर्ण भारत के लिए विधान परिषद की स्थापना की गई। मतलब जो अब कार्य जो कर रही है विधान बनाने का जो परिषद, उसे हम किस नाम से जानेंगे, विधान परिषद के नाम से जानेंगे, ठीक है। जो विधान बनाने का काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, विधान परिषद। यही आगे चलकर लघु संसद का रूप लेगा, मतलब छोटी संसद। आज जो हम संसद देखते हैं वो एक विस्तृत और व्यापक रूप है, उसी का लघु रूप हमें देखने को कहाँ से शुरू हो गया है, 1853 से। यही आगे जाकर जब हम 1835 का अधिनियम पढ़ेंगे, माफ़ कीजिएगा 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम संसद की परिकल्पना फिर से देखेंगे, वहाँ पर लघु संसद बनाकर हम देखेंगे। उसके बीज कहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जहाँ पर हमें लघु संसद बनने की प्रक्रिया दिखाई दे रही है कि हमने जो विधान परिषद है वहाँ पर 12 सदस्य बनाए हैं, 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है जो कि विधान बनाने का कार्य करेंगे, इसलिए हम उन्हें क्या कह रहे हैं, विधान परिषद कह रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया, जो कि 1833 में एक कानूनी सदस्य या फिर विधिक सदस्य की नियुक्ति की गई थी, उसका उपयोग तभी किया जाता था जब कानून बनाना होता था। अब उस सदस्य को, उस कानूनी सदस्य को स्थायी रूप से जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसका हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि कानूनी जो सदस्य जोड़ा गया था उसे स्थायी सदस्य बना दिया गया गवर्नर जनरल की परिषद में। तो तीसरा जो प्रावधान ये था कि कानून सदस्य को पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगला जो प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया वो था कि जो निदेशक मंडल था आपका, उसमें अब तक जो सदस्य संख्या थी वो 24 थी, उसे अब घटाकर 18 कर दी गई। निदेशक मंडल जो होता था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, उनमें 24 सदस्य होते थे, उनकी संख्या को अब कम करके कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। वहीं मैंने आपको बताया कि विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मैंने आपको बताया कि बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के प्रतिनिधि चुने गए, कहाँ पर, गवर्नर की परिषद में, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार हमें संकल्पना देखने को मिलती है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। बाद में इसका और व्यापक रूप हम आज के क्षेत्र में देखते हैं कि हर राज्य से भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कब चुना गया था, 1853 में, ठीक है। इसके अलावा जो सिविल सेवा है, देखिए कंपनी में 2 प्रकार के पद होते थे, एक निम्न पद होते थे और एक उच्च श्रेणी के पद होते थे। तो उच्च श्रेणी में पदों में अब नियुक्ति देने के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा, जो आज आप यूपीएससी या सीजीपीएससी देखते हैं, इसी प्रकार की आईसीएस एक परीक्षा का आयोजन किया जाना था। वो पहली बार कब किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट थे, जिसे आईसीएस कहा जाता था, आईसीएस, ठीक है, भारतीय सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसकी पहली बार जो खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई, हमने देखा था 1833 में इसका
प्रयोग करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। लेकिन 1853 में मैकाले के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 1853 के एक्ट के तहत 1854 में एक समिति बनाई गई मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, जो कि सिविल सेवा से संबंधित थी। और ये सिविल सेवा का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, उसके क्या क्या नियम कानून होंगे, वो बनाने का कार्य इस समिति ने किया था। और पहली बार इसी के तहत भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का आयोजन हमें देखने को मिलता है। तो जो आज हम सिविल सेवा देखते हैं उसका पहली बार हमें रूप कब देखने को मिला था? 1853। पहली बार छोटी या लघु संसद का रूप हमें देखने को कब मिला था? 1853। पहली बार हमें विधायिका और कार्यपालिका कब देखने को मिली थी? 1853। तो इस प्रकार से 1853 का चार्टर एक्ट था, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे 1858 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। उसकी कुछ पृष्ठभूमि है। आपको पता है कि 1857 में जो है यहाँ आंदोलन हो जाता है, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, और उसके बाद सारी पृष्ठभूमि बदल जाती है। और जो अब सत्ता, अभी तक जो सत्ता कंपनी के हाथों में थी, वो कंपनी के हाथों से निकल कर अब डायरेक्ट शासन होगा ब्रिटिश राजा का, ठीक है, जो वहाँ पे शासक होगा उसका शासन अब भारत पे डायरेक्ट हो जाता है। तो उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। 1853 के एक्ट में हम ख़त्म करते हैं। आगे हम भारत परिषद अधिनियम से फिर से शुरू करेंगे। मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊंगा कि किस प्रकार से उसमें चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नोट्स कहीं बनाकर रख लें ताकि आपके परीक्षा में यह जब भी पूछे तो आपको आसानी से ये याद आ जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।